हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो हम लोगों ने कल क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था और आज हम ज्योग्राफी के 7th क्लास के सेकंड चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, जो हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो क्लास चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, क्या दिया हुआ है, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं हमें ये पढ़ना है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आपको मैंने 6th क्लास में ही पढ़ा दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गतिशील ग्रह है। और ये गति कैसे करती है, तो चलिए थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री पे क्या हुई है, ये फ्लैटेंड है, यानी कि झुकी हुई है। और इतने ही झुकी हुई है और एक्सिस पे ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। लेकिन जब ये सूर्य के ऑर्बिट पे चलती है ना, सूर्य के अक्ष में चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो स्टूडेंट ये 66.5 डिग्री पे झुकी रहती है। कितने पे, 66.5 डिग्री पे। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो हमारा झुकाव होता है ना, ये एक्सिस पे झुकाव होता है। कितने पे होता है, एक्सिस पे झुकाव होता है। और ये जो झुकाव होता है ना, ये जब सन के चारों तरफ, मान के चलिए सन है हमारा और चारों तरफ जब अर्थ इसके चारों तरफ रेवोल्यूशन करेगी, तब ये क्या होगा कि 66.5 डिग्री पे यहाँ पे क्या होता है, अर्थ झुकी हुई होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि हमारी अर्थ क्या है, गतिशील ग्रह है, ये गति करती रहती है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। इसके अंदर भी परिवर्तन होते हैं और बाहर भी परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन है क्या, अंदर क्या परिवर्तन होता है, आपने पढ़ा होगा भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आ जाती है उससे। और बाहर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारा क्या होता है कि टाइफून आ गया, आंधी तूफान आ गई, बारिश आ गई, ये सब आप पढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? हम लोग तो बाहर रहते हैं और पृथ्वी के बाहर की सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? सोचा है कभी? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, क्या आपको पता है? तो चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किन किन पदार्थों से मिलके बनी है, इनके बारे में हम सब पढ़ते हैं। अभी आपने कल क्लास फर्स्ट यानी कि इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट पढ़े थे कि मिनरल, खनिज है किस पे, स्थल मंडल पे। तो स्थल मंडल क्या है, भू की परपटी पे ही ना है। यानी कि हमारे ये जो भू की परपटी है पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर खनिज भी मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्या कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पृथ्वी का एक मॉडल है। क्या है, पृथ्वी का मॉडल है। और जो पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परपटी बोलते हैं। और इसके नीचे जो हिस्सा जाता है ना, बीच वाला जिसको हिस्सा बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे रेड कलर का एक हिस्सा है, रेड से यहाँ पे आप येलोइश कलर आप देख सकते हैं, ये मेंटल का पार्ट है। और नीचे ये जो रेड पार्ट है ये कोर का पार्ट है। क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रोड बोलते हैं, कोर। तो अभी आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पृथ्वी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। और वो कौन कौन से 3 पार्ट हैं, तो परपटी कौन सा पार्ट है हमारा, पहला पार्ट है परपटी, दूसरा पार्ट है मेंटल और तीसरा पार्ट है कोर। कौन सा पार्ट है, कोर। इन 3 पार्ट में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटे हैं। आंतरिक भाग का मतलब क्या हो गया, अंदर का। चलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं स्टूडेंट कि पृथ्वी के अंदर आप एक अनुमान लगा के बताइए कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, यानी कि पहाड़ों पे चढ़ेंगे और ऊपर ऊपर जाएंगे, तो क्या हम तो सन के पास में जाएंगे। तो आप सोचिएगा क्या कि हम सन के पास में जाते हैं तो हमें ठंडी लगने लगती है इधर। एक बात आप तो अभी अनुमान लगाइए क्या कि हम सन के पास जाएंगे तो हमें गर्मी लगेगी। लेकिन बताइए आप कि जो ये माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर की है।
इतनी ऊंचाई पे क्या होती है, इतनी ऊंचाई पे हमें बर्फ ही बर्फ मिलते हैं, नीचे से ही बर्फ मिलना स्टार्ट होता है, बर्फ ही बर्फ है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना स्टूडेंट 165 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपकी टेम्परेचर क्या होती है, लो हो जाती है, घट जाती है 165 मीटर ऊपर जाने पे। और जैसे जैसे हम नीचे अर्थ के नीचे जाते हैं ना, तो हमारी टेम्परेचर बढ़ती है, क्या होती है स्टूडेंट, बढ़ती है। लेकिन आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा क्या कि सर ऊपर जाएंगे तो सन न है, सन तो मुझे जला ही देगा। तो हाँ जला देगा, लेकिन आप जब ये हम जब क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल इन सब के बारे में पढ़ते हैं ना, जब हम पृथ्वी के बाहर यानी कि इसके वो गैसेस के बाहर हम जाते हैं, पर्यावरण के बाहर जाते हैं, तब एकाएक क्या होता है, सडनली इसके जो हीट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जब हीट बढ़ नीचे लेकिन जाएंगे तो क्या होगा, इसमें हीट क्या होगी, इसकी जो टेम्परेचर होगी वो बढ़ती जाएगी पहले ही, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसकी टेम्परेचर बढ़ती जाएगी, और जब हम क्रोड के पास पहुंचेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, सेमी लिक्विड टर्म में ना कुछ पदार्थ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सेमी लिक्विड टर्म में। और हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे हम बोलते हैं मैग्मा। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैग्मा बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है। तो ये जो पृथ्वी है क्या है, गोलाकार है। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा था कि पृथ्वी हमारी जो है कितने पार्ट में बटी हुई है, 3 पार्ट में बटी हुई है। और कौन कौन सा पार्ट है, परपटी, जिसको हम भूपट्टी भी बोलते हैं, दूसरा है हमारा मेंटल, और तीसरा है क्रूड। तो परपटी, अब ये परपटी क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी की, बीच वाला जो पार्ट है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, और ये जो मेंटल जो है ना, ये पृथ्वी के अधिकांश भाग को क्या करता है, कवर करता है। और क्रोड जो है ना, ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग है, और इसी क्रोड में हमें क्या मिलता है, मैग्मा मिलती है। तो जैसे कि दिया हुआ है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, और इसके ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है, क्या बनती है, सकेंद्रीय परतों से। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक के बाद एक परत चढ़ी हुई है। आप देख ही रहे हैं कि पहले आपका अपने परपटी के बारे में पढ़ा, फिर दूसरा जो इसका परपटी यानी कि दूसरा हिस्सा है वो क्या है, मेंटल पढ़ा, और तीसरे जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है हमारा क्रोड के बारे में पढ़ा। तो ये क्या है, सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है, एक के बाद एक परतें इस पे चढ़ी हुई है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यह सबसे पतली परत है, सबसे पतली परत कौन सी है, परपटी है। और इसकी जो लंबाई होती है ना स्टूडेंट, ये 35 किलोमीटर के आसपास होती है, लगभग 35 किलोमीटर। यानी कि ऊपर से लेकर पृथ्वी के 35 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो ये क्या मिलता है हमें, परपटी होती है। एवं समुद्री परत में केवल 5 किलोमीटर तक है, क्या है, समुद्री परतों में यह कितने किलोमीटर तक है, ये 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इस ये जो परपटी है ना, इस परपटी में हमारा 2 खनिज मिलते हैं, वो है हमारे सिलिका और एल्यूमिना। क्या है, सिलिका और एल्यूमिना बोलते हैं इनको। ये खनिज है हमारी जो किसमें मिलती है स्टूडेंट, परपटी में मिलती है, जिन्हें जिन्हें हम शॉर्टकट में सियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियाल। और इसी सियाल में क्या होता है हमारा, सी से यानी कि सिलिका हो जाएगा, और एल से हमारा एल्यूमिना होता है, और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिलिका के नाम से जानते हैं। और महासागर की परपटी मुख्यतः किसी से बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, या सीमा भी बोलते हैं। सी से हमारा सिलिका होता है, और एम से हमारा मैग्नीशियम होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये क्या है हमारे, ये भूपट्टी की यानी कि समुद्री तल के भाग में ये पाई जाती है, लेकिन भूपट्टी के जो सबसे ऊपर की परत होती है उसमें सियाल ही होते हैं, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम ही पाए जाते हैं। और ये जो सीमा है ये कहाँ पाई जाती है, ये समुद्री परतों में पाई जाती है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि परपटी जो होती है ना, इनके ठीक नीचे मेंटल होता है। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था कि परपटी के ठीक नीचे जो बीच वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और इसकी जो गहराई होती है ना, वो होती है 2900 यानी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और वो कौन सा भाग फैला हुआ है, मेंटल फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा भाग जो कवर करता है ना स्टूडेंट, वो कौन करता है, मेंटल ही करता है। देखते हैं अब आगे स्टूडेंट। और इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है वो क्या होती है, क्रोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर से ये जो हमारा पार्ट है ना, ये क्रोड है, क्या है, क्रोड।
जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी है, 3500 किलोमीटर है, और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, निफे। नी से हो गया निकेल और एफ से होता है फेरस। फेरस यानी कि हम इंग्लिश में बोलते हैं लोहा को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस बोलते हैं। ये जो केंद्रीय क्रोड है ना, इसका जो तापमान होता है वो क्या होता है, दाब और तापमान काफी उच्च होता है, क्योंकि ये सबसे निचला पार्ट है। अगर आप देखते हैं कि अगर आपके बॉडी पे कोई चीज को रखा जाता है, जैसे जैसे उस पे भार दिया जाता है यानी वेट बढ़ाया जाए, तो आपको क्या फील होता है कि मुझे यानी कि हम लोग दब रहे हैं। तो हमारा जो ये पार्ट है ना, कौन सा पार्ट, नीफे। नीफे कहाँ है, क्रोड में है। तो सॉरी, क्रोड यानी कि ये कहाँ पे है, कोर में है। तो ये जो कोर पार्ट है ना, ये क्रोड पार्ट जो है, ये क्या है, पृथ्वी के सबसे निचली परत है, और यहाँ पे क्या मिलता है, निफे यानी कि निकेल और फेरस मिलते हैं। और ये किनके कारण यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वो सेमी लिक्विड टर्म में होते हैं, ये होते हैं तापमान और दाब के कारण। यहाँ पे इतनी तापमान मैक्सिमम होती है और दाब होती है, जिसके कारण यहाँ का जो पदार्थ होता है यानी कि जो यहाँ पे कोई भी चीज पाया जाता है वो सेमी लिक्विड टर्म में ही पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सैल और खनिज के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि खनिज जो मिलते हैं वो क्या पृथ्वी के पर्पटी में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ स्टूडेंट कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। कितना परसेंट, 1%, क्योंकि आपने पढ़ा था 35 किलोमीटर ही लगभग में क्या है, ये पर्पटी है। 84% में क्या है, मेंटल है। 84% में हमारा मेंटल है, एवं 15% में क्या है, क्रूड है। तो सबसे मैक्सिमम में कौन सा है, सबसे ज्यादा हमारा मेंटल ही पार्ट है हमारे पृथ्वी के। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितने किलोमीटर में है, 6371 किलोमीटर, यानी कि लगभग में हम मानते हैं कि 6000 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इसकी व्यास कितनी हो जाएगी, त्रिज्या का डबल कर दीजिए यानी कि 12000। अब इसमें हम पढ़ेंगे लैटिन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इग्नियस एक लैटिन शब्द है हमारा, जो कि क्या बना, इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, ये सब रॉक के नाम है स्टूडेंट, ये क्या है, रॉक के नाम है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे रॉक बनते हैं। तो जो इग्नियस है ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन शब्द है, जिसको इग्निस है, और इग्निस का अर्थ ही होता है अग्नि यानी कि आग से। जो इग्नियस रॉक होते हैं ना, वो किससे बनते हैं, मैग्मा से बनते हैं। और मैग्मा क्या होता है, सेमी लिक्विड टर्म होता है, जो आग की तरह ही होता है। तो ये डायरेक्टली अग्नि से क्या होता है ना, आग से, यानी कि जो मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आता है और डायरेक्टली क्या होता है, वो ठंडा होना स्टार्ट करता है, तब वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसके कारण उससे जो पत्थर बनते हैं, जो स्टोन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री भी क्या है, एक लैटिन शब्द है, और ये किससे, लैटिन शब्द किससे बना हुआ है, सेडिमेंट से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर हो जाना। क्या होना, स्थिर होना। और तीसरा जो रॉक होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये लैटिन शब्द नहीं है, ये ग्रीक शब्द है। कौन सा स्टूडेंट है, ग्रीक शब्द है। और ये कौन सा ग्रीक शब्द से बना हुआ है, मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, और जिसका मतलब ही होता है रूप में परिवर्तन कर देना। तो अभी आपने क्या पढ़ा, 3 वर्ड आपको पढ़ाया गया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये इग्नियस रॉक हो गया, जो कि क्या होते हैं कि डायरेक्टली हमारा जो मैग्मा होता है उसके ठंडा होने के बाद ये रॉक बनता है। और इग्नियस से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और ये क्या किससे बनता है, जब ये प्रेशर और वायु जो होती है ना, तापमान से ही हमारा जो बदलाव होता है इग्नियस रॉक में ना, ये सेडिमेंट्री रॉक में हमारा क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। और ये इग्नियस रॉक यानी मेटामॉर्फिक रॉक है, वो भी इग्नियस रॉक से ही रूपांतरण होकर बनता है, या सेडिमेंट्री रॉक से रूपांतरण होकर बन जाता है। तो अभी आपने क्या 3 वर्ड के बारे में पढ़ा, और ये तीनों वर्ड्स जो है ये क्या है, हमारे रॉक हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी की जो परपटी है ना, ये अनेक प्रकार के सैलों से बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार के सैल हैं। और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं, सैल बोलते हैं। जो भी खनिज पदार्थ से ये बना हुआ है ना, प्रकृति के पिंड जो हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सैल बोलते हैं। और सैल जो होते हैं ना, विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। इनका रंग भी अलग होता है, इनकी जो इनकी जो बनावट होती है इनकी, वो भी अलग होती है, आकार अलग होते हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं। सैल क्या है, सैल कोई हम रॉक बोलते हैं, पत्थर, चट्टान, इन सब की सैल का यही सब नाम है। इंग्लिश में रॉक बोलेंगे, हिंदी में चट्टान बोलेंगे। तो जो ये सैल होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और अभी आपने पढ़ा था तीनों, इग्नियस रॉक जिसको हिंदी में बोलते हैं आगन्य चट्टान, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आगन्य चट्टान या आगन्य सैल भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम अवसादी सैल बोलते हैं। कयांतरित सैल जिसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। तो आगन्य यानी इग्नियस के बारे में आपने पढ़ लिया था, इग्नियस क्या है। सेडिमेंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेटामॉर्फिक के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि आगन्य चट्टान कैसे बनते हैं, अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं, और कयांतरित जो चट्टान होती हैं ये कैसे बनती हैं। जब पहले हम पढ़ेंगे आगन्य चट्टान के बारे में, तो जो हमारा ये क्रोड में या कोर में, पृथ्वी के कोर में निचले पार्ट में जो पाया जाता है ना, सेमी लिक्विड टर्म जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, ये क्या करता है? ये पृथ्वी के बाहर आता है ज्वालामुखी के, जो ज्वालामुखी होती है उनसे। और ज्वालामुखी को हम एक और नाम देते हैं, ये पृथ्वी का ना सुरक्षा वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुरक्षा वाल बोलते हैं। ये जो ज्वालामुखी होता है ना, ये सब क्या है? ये हमारे पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व है। ये जो सेल होती है, सॉरी, ये जो मैग्मा होती है पृथ्वी से बाहर निकलती है। और जब बाहर कैसे निकलती है? वो क्या करती है? पृथ्वी के कमजोर परतों को तोड़ते हुए बाहर आती है। और कुछ पार्ट जो होती है पृथ्वी के मैग्मा बाहर आ जाती हैं, और कुछ पृथ्वी के अंदर ही फैल जाती हैं। जब ये पृथ्वी के बाहर आती हैं तो एकाएक यानी अचानक सडनली क्या होता है? ये क्या होती है कि ठंडा, यानी कि ये एयर में आती है, जिसके कारण ये ठंडा होने लगती है। और ठंडा होने से ये क्या होता है? एक रॉक का निर्माण होता है, एक सॉलिड बन जाती है, जिससे ये जो पहला जो सॉलिड टर्म होता है इसे हम बोलते हैं आगन्य चट्टान। यानी कि मैग्मा से जो डायरेक्टली फॉर्म चट्टान की होती है ना, वो क्या होती है? आगन्य चट्टान होती है। और जो आगन्य चट्टानें होती है ना, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब बोलिएगा जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म क्या होते हैं? जो ये पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन जब ये क्या होते हैं कि किसी पहाड़ों या पत्थरों में जब दब जाते हैं तो उनसे क्या बनता है? ये जीवाश्म बनते हैं। लेकिन मैग्मा में क्या होता है कि मैग्मा बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, ये आग की तरह होता है। कोई भी चीज इसके संपर्क में आती है तो क्या करता है? ये जला के उसको क्या करता है? राख कर देता है। तो वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सैल को या बने चट्टान को क्या बोलते हैं? आगन्य चट्टान या आगन्य सैल बोलते हैं। और इन्हें हम प्राथमिक सैल भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाए एग्जाम में कि प्राथमिक सैल निम्नलिखित में से किन्हें कहते हैं, तो हमारा उसमें अगर ऑप्शन रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक, कैंत्रिक चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो, आगन्य चट्टान हो, तो हमें क्या लगाना है? उस ऑप्शन में आगन्य चट्टान पे टिक लगाना है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक सैल भी बोलते हैं। किनको? आगन्य चट्टान को। जो आगन्य चट्टानें या आगन्य सैल जो होती है ना, ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ अब मैग्मा जो होती है ना पृथ्वी के बाहर आ जाती है, और कुछ जो मैग्मा होती है पृथ्वी के अंदर ही फैल जाती है। तो ये जो अंदर ही रहती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? अंतःभेदी सैल और बहिर्भेदी सैल बोलते हैं, जो बाहर आती है। तो यहाँ पे आगन्य चट्टान जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अंतःभेदी और बहिर्भेदी। तो ये जो आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है, वास्तव में क्या होता है? इसमें लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो इसमें हम देखते हैं लाल द्रवित, जिस चीजों को हम देखते हैं, कुछ तरल पदार्थों को देखते हैं, ये क्या है? वास्तव में यही हमारा क्या है? मैग्मा यानी कि लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर क्या होता है? ठोस बन जाता है। फिर परपटी पर इस प्रकार के बने सैल को बहिर्भेदी आगन्य सैल कहते हैं। यानी स्टूडेंट कहने का मीन्स है कि जब ये मैग्मा, ये जो लावा है, ये जो पृथ्वी के बाहर आके ठंडा होके जब ये सैल बनता है तो हम इसे बोलते हैं बहिर्भेदी आगन्य सैल। और इनकी संरचना जो होती है बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए हम तौर पे ले सकते हैं, क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन आगन्य सैल के उदाहरण है, तो हम क्या डालें? इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, बेसाल्ट और भी कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो उसमें जैसे ये बेसाल्ट जो हमारा है, ये क्या है? ये आगन्य सैल का ही क्या है? उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? ये बेसाल्ट साल्ट से ही बना हुआ है, सॉरी सेल सैल चट्टानों से ही बना है। पूरा जो दक्कन का पठार है, जो भारत में हम पढ़ते हैं ना दक्कन का पठार, ये क्या है? टोटली बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है। यानी कि ये हमारे आगन्य चट्टान का ही एक पार्ट है। कौन? दक्कन का पठार।
अब जो द्रवित मैग्मा है कभी कभी क्या होता है कि भूपटि के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने ठोस सैलों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अंतःभेदी आगन्य सैल बोलते हैं। यानी कि अंदर ही जो चट्टान बनता है हम उसे अंतर्भेदी आगन्य चट्टान बोलते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये क्या होते हैं? बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। और ग्रेनाइट ऐसे ही सैलों का एक उदाहरण है। यानी कि जब अंदर ये अगण्य चट्टानें बनती हैं, अगण्य चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट भी है और बेसाल्ट भी है। लेकिन बेसाल्ट क्या है? जब ये पृथ्वी के बाहर आता है, और ग्रेनाइट जो होते हैं ना पृथ्वी के अंदर जब ये अगण्य चट्टान बन जाती है, अंतर्भेदी अगण्य चट्टानों के उदाहरण हमारे कौन से होंगे? ग्रेनाइट सैल होगा। लेई, मसालों तथा दोनों का जो चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे क्या होते हैं? ये सब ग्रेनाइट से ही बने होते हैं। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल धूलकर, चटकर, एक दूसरे के टकराव छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जब छोटे छोटे जो एक दूसरे से पार्ट अलग होते हैं ना, इन पार्टों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद क्या होता है? हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। एक दूसरे पे चढ़ के क्या बनते हैं? ये अवसाद एक सेल का रूप ले लेते हैं, और इस प्रकार के सेल को हम क्या बोलते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पे जो बलुआ रेत है, बलुआ पत्थर है, ये सब के सब क्या है? अवसादी सेल के ही उदाहरण हैं। और इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सेलों पर क्या होते हैं? जीवाश्म भी होते हैं। और आगन्य एवं अवसादी सेल जब उच्च ताप और दाब के कारण ये क्या होते हैं? कैंत्रित सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। आगन्य चट्टानों पे या अवसादी चट्टानों पे जब उच्च तापमान या उच्च दाबमान जब आता है, दाब आता है, जिसके कारण ये परिवर्तन जब होने लगता है, तो ये किस चट्टान में, किस सेल में परिवर्तन होता है? ये कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस फिगर में, ये क्या है? ये हमारा कायांतरित सेल है, ये कायांतरित चट्टान है। जो आगन्य एवं अवसादी सेल होते हैं ना, ये उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में तो परिवर्तन हो जाती है। और इसमें चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तन होती है। और ये सब के सब जो उदाहरण हैं, ये सब हमारे कायांतरित चट्टान के ही उदाहरण हैं। तो जो स्टूडेंट ये हमारा चट्टानों का जो परिवर्तन होने का तरीका है, तो इसमें ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। मैग्मा से क्या बना? आगन्य चट्टानें बन जाती है। आगन्य से अवसाद का निर्माण होता है। अवसादों से हमारा अवसादी सेल बनता है। अवसादी सेल से कायांतरित सेल हो गया, और फिर ये कायांतरित सेल यहाँ पे यानी कि फिर ये मैग्मा के फॉर्म में, यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे के चलते रहते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? पुनः पिघलकर फिर मैग्मा बन जाते हैं। फिर मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी से, फिर आगन्य चट्टान बनते हैं। फिर आगन्य चट्टान से अवसाद बनेंगे, अवसाद से हमारा अवसादी सेल बनेगा। ऐसे ही क्या होते हैं? एक ही दिशा में चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्लास 7 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 था, हमारी पृथ्वी के अंदर, जिसे हमने कंप्लीट किया आज। अगर आपको ये स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।